अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आप सबको खुशामदीद। लेकिन जो आज सूरत हाल रही है, सारा दिन दिल दुखता रहा है। जैसे जैसे खबरें देखते रहे हैं और ऐसी ऐसी दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे हैं। एक बार फिर से भारत ने जो दहशतगर्दी की है, और इस बार दहशतगर्दी के लिए पहले उसने एक प्रोपेगेंडा किया, सिंदूर ऑपरेशन किया और मसाजिद पर हमले किए। मासूम बच्चे मदारिस में फजर की नमाज पढ़ने के लिए जो आए हुए थे उनको अटैक किया और उसके बाद अपने मीडिया में इतने बड़े बड़े बैनर चला दिए, इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ कि हमने वहां पर मौजूद दहशतगर्दों को मार छोड़ा है। और रियलिटी क्या थी कि खवातीन जख्मी हुई, उसमें मसाजिद, उसमें कुरान मजीद शहीद हुए। और अभी आज जो अफसोसनाक वाकया खुजदार में पेश आया है, जिसमें मासूम बच्चों की स्कूल बस थी, उस पर अटैक किया गया, खुदकुश धमाका किया गया। उसके नतीजे में तकरीबन 12 अभी तक बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं, जो कि CMH कोयटा में इस वक्त जेरे इलाज है। और उसके साथ उनकी कुछ हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। और 4 बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसमें ड्राइवर भी, एक हेल्पर भी, वो भी शहीद हो गए हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। ये किस किस्म की जो दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्द चेहरा है, असल में वो तो पूरी दुनिया के सामने भारत का आना चाहिए है। ये कौन सी दहशतगर्द मिटाने की कोशिशें कर रहा है कि हमने जो है वो अमन के लिए, और जो ये छोटे बच्चे कोई प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वो इंडिया का अमन खराब करेंगे, छोटे मासूम बच्चों को इस तरीके से टारगेट किया गया। अभी तो हम APS वाले साने को नहीं भूले थे, और आज जिस तरीके से फिर से मासूम बच्चों, इनसी जिंदगी खत्म कर दी गई, चिराग गुल कर दिए गए। कोई पूछने वाला है कि आखिर क्यों? इन बच्चों को भी तो जीने का हक था। वजीर आजम पहुंचे हैं, आर्मी चीफ पहुंचे हैं, वहां पर अयादत की है बच्चों की और हौसला अफजाई की है उनकी। और यही अज़्म का इजहार किया गया है कि दहशतगर्दी किसी सूरत भी कबूल नहीं है, ना ही इस कौम को, ना ही इस मुल्क की अस्करी क़यादत को, और ना ही सियासी क़यादत को। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, ये जो स्कूल बस पर हमला हुआ है, जिसमें दर्जनों बच्चे जख्मी, अभी भी जेरे इलाज है, मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है, जो बुज़दिल दुश्मन है वो तो कोशिश कर ही रहा था कि कुछ ना कुछ अपने तरीके से अपनी आवाम को जस्टिफाई कर सके, सेटिस्फाई कर सके। बच्चों की जान लेके वो उनको जस्टिफाई करेगा कि मैं वहां पर जो है दहशतगर्द अनासर का खात्मा किया पाकिस्तान में। ये है उसका रियल चेहरा। फिजा, इसलिए तो हम कहते हैं कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। ये है भारत का असल चेहरा और ये है उसकी असल शक्ल। वहां पे खून आलूद बसते थे, माओ की चीखें थी। पाकिस्तान का फिर सवाल था इस दहशतगर्द भारत से कि तुम और कितने बच्चों को मारोगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सवाल से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हमें सवाल नहीं करने चाहिए, अब इसका सबक सिखाने का वक्त आ गया। और भारत ने जब APS के ऊपर हमला करवाया था और उसके बाद ये खुजदार तक का हमला, इसके दरमियान में कश्तो खून की पूरी दास्तान है। और जो भारत से ऑपरेट हो रही है, भारत के $1 मिलियन उस पर खर्च हो रहे हैं। BLA उसके पालतू गुंडे हैं। ईरान के अंदर से वो दहशतगर्दी के लिए कुछ हलकों को इस्तेमाल करता रहा, अफगानिस्तान से ऑपरेट करता रहा। और अभी जो नेटवर्क उनका ट्रेस हुआ है उसमें $1 मिलियन, $35 मिलियन सालाना इंडिया से जा रहे थे। ये इतना बड़ा नेटवर्क है। और BLA को वो सपोर्ट करते हैं। मेजर गोरावरिया का वो आप क्लिप देख लें, जिसमें वो कह रहा है कि जी BLA वाले टूट पड़े, ये बड़ा मौका है, पाकिस्तानी फौजियों पे टूट पड़ो। हाँ, पाकिस्तान पे टूट पड़ो। किया हुआ है लेकिन मेरा ख्याल है कि अब फिजा वो एक्सैक्ट मौका आ गया है कि भारत को फिर एक दफा सबक सिखाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हमारे बच्चे हमारे लिए, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे लिए कितने कीमती हैं। आपसे एक एक बच्चे को लगने वाला एक एक जख्म जो है उसका हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द जो होता है उसका काम होता है दहशत फैलाना, यानी लोगों को टेरराइज करना और लोगों को डराना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि APS के ऊपर जब हमला हुआ था हम तब नहीं डरे थे। पाकिस्तान के अंदर तो एवरेज एक वक्त ऐसा था कि हर रोज कई कई धमाके होते थे, तो हम फिर नहीं डरे। ये कौम वो कौम है कि जिसने अभी 9 और 10 को मई को सबक सिखाया आपको। आपकी चीखें निकली हैं, आप भागते हुए ट्रंप के पास पहुंचे हैं, आपने ईरान में फोन किया, आपने सऊदी अरब में फोन किया। तो मोदी, ये फिर आपने मौत को दावत दी है। ये बहुत घटिया हरकत की है।
हमारे बच्चों को टारगेट किया है। ये तो दुनिया की जंगों में तो हॉस्पिटल्स को, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, उनको टारगेट नहीं किया जाता, जंगों में छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है कि भारत मुकम्मल तौर पे जंग हार चुका है। यानी वो समझ रहा है कि ना मैं पाकिस्तान से रवायती जंग लड़ सकता हूं, ना मैं अपना एयर स्ट्राइक पे पाकिस्तान से आगे जा सकता, उसमें भी उसको कुट पड़ी। किसी तरह की जंग में वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका। तो अब जो इस तरह का बुज़दिल दुश्मन होता है वो पीछे से वार करता है। दुश्मन, बिल्कुल। तो ये वो बुज़दिल दुश्मन है और कमीना और घटिया दुश्मन है। हाँ। कि ये हमेशा ऐसे ही वार करता है, लेकिन अब दुश्मन आइडेंटिफाई हो गया। राइट। अब हमें भी ये इंक्वायरी कर रहे हैं, ये डोजियर, ये शिकायत लगा दी, इससे हट के आगे निकलना, हमें इनका सर जो है ना उसको तोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आपको लगता है कि प्रॉक्सी वॉर की तरफ हम जा रहे हैं? ये मतलब जा क्या रहे हैं? वो सीधा सीधा प्रॉक्सीज है। मतलब हम कह रहे हैं कि ये इंडिया की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, लेकिन यहाँ पर तो मौजूद सहूलतकार है ना। देखिए, बात ये कि ये जो प्रॉक्सी वॉर है ना, ये कोई अब तो शुरू नहीं हुई है, ये इस महीने से तो नहीं शुरू हुई, ये तो पिछले कई दहाइयों से जारी है। तो ये कहना कि जी अभी ताजा कोई प्रॉक्सी वार शुरू हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं तो भाई बात वो करता हूँ, बाजों का हो सकता है किसी को वो लगे कि अब हमें ये जश्न वशन से बाहर आ जाना चाहिए। मना लिया जश्न, जितना मनाना था ना, बस बहुत हो गई। हमें अब जिम्मेदारियां जो अपनी है उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सही है। हर बात भारत के ऊपर डाल देना कि जी भारत ने कराया है, तो फिर असी क्या कर रहे हैं? हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हाँ। अपने फेलियर्स को मानना चाहिए और उन फेलियर्स को सामने रख के हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सही है। ठीक है ना? जो बच्चे चले गए उनकी माओं को हम सिर्फ ये कह के मुतमईन नहीं कर सकते कि जी भारत ने कराया है। भाई हम यहाँ पे हम जिम्मेदार हैं अपने सिक्योरिटी के। ठीक है, तो ये तो हमें देखना है कि हम इन मामला को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत दिन से पहले से भी कह रहा हूं और कल भी अपने प्रोग्राम में कहा कि ये अब हमें फतह के जश्न से बाहर आ जाना चाहिए और आके अपनी सफों को दुरुस्त करना चाहिए। ये जहन में रखना चाहिए कि हमारा अगर दुश्मन ताकतवर हो और कमीना हो और साथ बुज़दिल हो ना, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। सही है, ये याद रखिएगा। और भारत ताकतवर भी है, कमीना भी है और बुज़दिल भी है। ऐसे दुश्मन से आप किसी किस्म की कोई तवक्को कर सकते हैं, लेकिन हम खाली ये कह के जी चूंकि ये भारत ने कराया खत्म हो गया, ये बात काफी नहीं है। कैजुअलिटीज 3 नहीं है, इससे ज्यादा है। वो मासूम बच्चे, मैंने वो बस देखी है जो पूरी जल गई है। ठीक है ना? उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। उन माओं का क्या कसूर है जिन्होंने सुबह अपने बच्चों को यूनिफॉर्म पहना के, उनके बैग में नाश्ता रख के, उनके माथे पे प्यार दे के भेजा होगा। मैं भारत से हमारी जंग कोई अब की है, पता नहीं कब की है, कब से चल रही है और कब तक चलेगी कोई पता नहीं है। लेकिन हम खाली ये कहें जी भारत ने कराया, मैं मुतमईन नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को देखना है। हमें उन सारे नागों को कुचलना है जो हमें बार बार डसते हैं। हम भारत की बात तो कर रहे हैं कि इंडिया ने करवाया, इंडिया स्पॉन्सर था, इंडिया इसके पीछे है, या फिर वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, ताकत इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, जो बलूचिस्तान वाले लोग, वो क्यों महरूमी में हैं, वो क्यों इंडिया की बात सुनते हैं? उनकी बातों को एड्रेस करना चाहिए ताकि वो, अब ये खुद सोच समझने वाली बात है कि आखिर वो इतने निचले दर्जे पर क्यों चले गए कि अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन मासूम बच्चों पर, मासूम जानों पर निकाला। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो गुर्बत होती है ना, हाँ, उसका कोई मजहब नहीं होता। ठीक है? और दहशतगर्द का भी कोई मजहब नहीं होता। ठीक है? सो हम इन्हें इस तरह ना जोड़ें। बलूचिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ठीक है, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पनपे या अलहदगी पसंद जो है ना वो पनपे। हाँ। ठीक है? कोई भी नहीं चाहता। मैं नवाज शरीफ से लेकर जरदारी तक सब पे यकीन रखता हूं, लेकिन द वे वी आर टैकलिंग द दहशतगर्द, वो इट इज अ क्वेश्चन कि वो हम क्या कर रहे हैं। उस पे मैं फिर ये कहूंगा ठीक है भाई, हमने इंडिया को हरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमेशा बहादुरी से लड़े, लेकिन अब इस पे जश्न मनाते रहे भाई, खत्म हो जाना चाहिए। जमीन पे पैर रखें और दुश्मन के इरादों को समझ के उसके मुताबिक जो डार्क रियलिटीज हैं उनकी तरफ अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान, हमेशा कोई ऐसा वाकया होता है, नेशनल एक्शन प्लान, मीडिया भी चीख कर कहता है, हम लोग भी कहते हैं कहाँ है वो नेशनल एक्शन प्लान, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, कहाँ सिक्योरिटी लैब्स है। आई थिंक अब ना नेशनल एक्शन प्लान पर वो
पिछली बात हो गई। अब प्रॉक्सी वॉर है, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंडिया वहां बैठकर यहाँ पे ताने बाने हिला रहा है। अब कोई नया प्लान बनाना चाहिए इंडिया को टैकल करने के लिए, जिसमें तमाम पार्टीज बैठे इंक्लूडिंग पीटीआई। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, जंग में क्या होता है कि आपका दुश्मन सामने से आ रहा होता है, जहाज आ रहे होते हैं, टैंक मूव कर रहे होते हैं, गोले आ रहे होते हैं, तो आप उसका मुकाबला कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉक्सी वार के अंदर, दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर, ये दुश्मन बिल्कुल छुपा हुआ होता है, आपकी सफ़ों के अंदर भी हो सकता है। तो इसका जाहिर है ये जिस तरह से वार करता है, और आपने सही कहा कि कुछ लोग यूज भी हो रहे हैं दुश्मन के हाथों, तो ये वो लोग हैं कि जो माशी तौर पे कुछ लोगों के इश्यूज हैं, कुछ लोग चाहते हुए, कुछ ना चाहते हुए, तो मल्टीपल रीजंस हैं। तो कुछ लोगों को कोई और तरह की नफरत होगी, कुछ इंतकाम होगा, तो वो सारे के सारे लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं, कोई पैसे के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसला ये नहीं है कि कौन किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, मसला फिर वो है कि जब पता चल गया कि बीमारी है क्या, आइडेंटिफाई हो चुकी, दुश्मन आइडेंटिफाई हो गया, और उसका कहाँ से वो सारे लोग आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, असला कहाँ से आता है, ये सारी चीजें हम खबरों में देते हैं, तो उसके बाद फिर इनका सर कुचलना बनता है। तो अब मेरा ख्याल है कि अमेरिका की या मिसाल 9/11 एक दफा हुआ था और उसके बाद उन्होंने रिपीट नहीं होने दिया। तो हमें भी थोड़ा सा इस लेवल पे जाना पड़ेगा कि ये चीजें दोबारा से रिपीट ना हो। डिफेंसिव से ज्यादा एग्रेसिव। इंडिया का मुकाबला कर लिया, दुनिया पूरी ने वाह वाह कर दी, ये दुरुस्त है। इंडिया को हमने रवायती जंग में डिफीट दे दी, लेकिन अब जो ये एटर्नल जंग है, ये दहशतगर्दी है और ये करसे से मुसल्लत है, अब इसके लिए आपने दुरुस्त कहा कि सारे सियासतदानों को, पार्टियों को ऑन बोर्ड करके, बिल्कुल ठीक, नेशनल एक्शन प्लान को एक्सटेंड करके, कुछ उसकी नई शक्ल के साथ डिजिटल लेवल पे मैपिंग करके इस सारे मामले का मुस्तकिल हल निकालना। हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो है कि हम फिगर आउट कर सके, पिन पॉइंट कर सके कि जियोग्राफिकली कहाँ हमारी कमजोरियां हैं, किस जियोग्राफिकली हिस्से में, क्योंकि बलूचिस्तान में पहाड़ है, ठीक है, वो पहाड़ों से निकलते हैं, कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं, बट वी कैन ट्रैक देम। तो आपको नहीं लगता कि अब एडवांस लेवल पे इसको नेशनल एक्शन प्लान को चले जाना चाहिए? अगर जितना इक्विपमेंट हमारे पास एडवांस है ना, उतने एडवांस उन लोगों के पास भी है जी। वो ऐसे थोड़ी है कि पहाड़ों में घरों के अंदर बैठ के वो असला बना रहे हैं, ठीक है। ये एजाज पाकिस्तान में चंद लोगों को ही हासिल है कि वो जहाज कुद बना लेते हैं, तो बाकी सबको नहीं है। तो कागज का है, कागज का नहीं वो दावा करते हैं ना बहुत। अच्छा तो ओह, अब मैं समझी, मैं क्यों लेट समझी। तो बात यह है कि उनके पीछे देखिए बलूचिस्तान है क्या, ग्वादर से हमारी तरक्की जुड़ी हुई है जी, वहां पे मादनियात है, ठीक है, जिस पे अमेरिका भी की नजर भी है, चीन की नजर भी है, सीपैक, ठीक है, सीपैक है, ठीक है। अगर हम सीपैक के ऊपर अमल करते हैं, अगर हम ग्वादर को डेवलप करते हैं, तो ये अमेरिका और कुछ मुस्लिम कुव्वतों को काबिले कबूल नहीं है। मैंने इसी तरफ आना था, व्हाई दे आर टारगेटिंग बलूचिस्तान। राना साहब, यहीं से ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कि आखिर बलूचिस्तान में ऐसे क्या खजाने हैं, क्या कुछ है जो कि हमारी आंखों से नजर आ रहा है और जमीन के नीचे क्या है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। हमला भारत की प्रॉक्सीज में करवाया है, ये बात ISPR भी कह रहे हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आखिर वाई बलूचिस्तान को क्यों हमेशा इंडिया टारगेट करता है, और वहां पर BLA और फिर कुलभूषण को भी वहीं बलूचिस्तान के अंदर से पकड़ा गया था। ये सारी सूरत हाल रॉ और ये सब ऑपरेटर्स वहां पर बैठकर काम कर रहे हैं। राज साहब, आखिर बलूचिस्तान को क्यों, अगर बुनियादी वजह KPK और बलूचिस्तान, ज्यादा बलूचिस्तान को टारगेट किया जाता है, बुनियादी रीजन क्या है? देखिए, एक तो इंटरनेशनल फोर्सेस का फोकस है आपके ग्वादर के ऊपर, और सबको पता है कि चाइना सीपैक रूट लेके वहां पे आ रहा है और वहां से फिर वो आगे लिंक करना चाह रहा है। तो जाहिर है पाकिस्तान उस खुशहाली के सफर का हिस्सा बन रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस को। इंडिया उसमें एक शामिल है, और इंडिया उनके फ्रंट के ऊपर वो रोल प्ले कर रहा है जो शायद इजराइल या अमेरिका यहाँ पे खुद आके नहीं कर सकता। तो वो सारा एक ताना बाना वहां तक मिलता है, और प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान हमारी खुशहाली का एक ऐसा मरकज है, ग्वादर एक ऐसा डीप सी है कि जो दुनिया में कम ममालिक को नसीब होता है। तो ये उस पर भी नजर है, कुछ हमारे अपने ब्रदर ममालिक की नजर है, कुछ दुश्मनों की नजर है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें उसी तरह का प्लान करना होगा,
और जो हमारे दोस्त है, दुश्मन है, उनको पहचानना पड़ेगा। और यही इसका एक हाल है। चाइना के साथ अगर आप चल रहे हैं और फील्डिंग आपकी लग गई और चाइना ने सपोर्ट भी किया है, तो अब सिंसियरली चाइना के साथ आपको जाना पड़ेगा। राइट। चाइना ये आपके सारे एरिया को पीसफुल इसलिए कर सकता है कि उनके स्टेक्स है वहां पर। जिस मुल्क के स्टेक्स नहीं है, अब अमेरिका के यहाँ स्टेक नहीं है, उसका क्या इशू है? वो तो कहेगा यहाँ पे जंग लगी रहे, यहाँ पे कभी भी अमन ना हो। इंडिया का क्या स्टेक हो सकता? तो चाइना का स्टेक है, वो वहां पे नहीं। अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर सी पैक के अल्टरनेटिव वो भी एक रूट लेकर, एक रोड मैप वो भी लेकर आ रहा है। वो तो खैर अभी अरब कंट्रीज में देख लें या हमारे दूसरे ईरान में, हम बाकी इंडिया में अभी तो कितनी मिनरल्स हैं, लेकिन इनकी साइकी क्या है? क्यों वाई बलोचिस्तान? क्या बलोचिस्तान अब वो इंडिया खुद तो आके निकालने से रहा, हम नहीं निकाल पा रहे, तो उसने क्यों बलोचिस्तान को टारगेट कर रहा है? हेनरी किसिंजर का साबिक अमरीकी वजीर खारजा का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डिसाइड किया है कि बाय हुक व क्रुक ये जो मिनरल्स वाले मुमालिक है ना, इन पे उन्होंने अपनी इजारादारी कायम करनी है। और आप देख लें, लीबिया ऑयल प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री, क्या हाल किया उसका उन्होंने। वहां पे खाना जंगी हो गई। वो मुल्क जहां पे खुशहाली थी, उन्होंने कजाफी को मारा और उसके बाद वहां पे खाना जंगी करके और वो जो सारे इशू है वो अपने हाथ में ले लिए। डमी मिस्र में देख ले, फिर आप क्या कहते हैं इराक में देख ले, इराक में बिल्कुल। तो रही सही कसर। अब जब ये बादशाह सलामत आए हैं और इन्होंने दौरा किया है खलीज का, तो अरबों का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो उनके आगे वो अरब पता नहीं क्या कर देते। और फिर उसने जाके उनके मुंह पे थप्पड़ मारा कि ये जाहिल अरब मुझे 24 कैरेट का वो दे रहे थे और यूं दे रहे थे और ऐसा है वैसा सोना मुझे ठीक है। सो उन्होंने ये वाला हिस्सा तो क्लियर कर दिया। अब बलूचिस्तान में, अब मैं दिलचस्प बात बताऊं, सैंडेक एक मंसूबा शुरू हुआ था, उसमें से काम आना भी शुरू हो गया था, काम बात सोना मिला, अचानक क्यों बंद हो गया? ऐसे क्या वजूहात हुई कि वो सैंडेक का मंसूबा मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम से बंद हो गया था? ठीक है। सो ये जो वो भी हमने चाइना के साथ ही स्टार्ट किया था और वो आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट 75% ऑपरेटिव हो गया था, सारा कुछ नहीं, लेकिन चाइना 75% सोना खुद रख रहा था और हमें सिर्फ 25% कुछ भी था, लेकिन आना तो शुरू हो गया था ना, ठीक है ना। लेकिन अचानक वो बंद हो गया। वो कहते हैं गरीब की जोरू सबकी भाभी। कमजोर आदमी जो होता है ना, कमजोर लोग जो होते हैं, उनके ऊपर कोई भी कैसे भी रूल कर ले। हम एक तरफ अमेरिका के आगे कशकोल लेके बैठे हुए, ठीक है ना। IMF उसने देना है, अमेरिका के 5 बड़े ममालिक जो जिनको वो अमेरिका देता है, दान करता है, उनमें हम शामिल हैं। आपके हुक्मरान कहते हैं कि जी हम तो वेंटिलेटर पे अमेरिका में ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। इमरान खान ने जब अमेरिका के खिलाफ बात की तो सबने ये कहा कि पागल है, जिसे हम रोटी खा रहे हैं उसी के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना से हमने अच्छे खासे पैसे लिए हुए, लेकिन ये क्या हम कंफ्यूज हैं। एक दफा तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, या इधर आप खड़े हो चीन के साथ या आप ईरान के साथ और अमेरिका के साथ, ठीक है। जब आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे तो चीन से आपको वो करनी पड़ेगी, और चीन के साथ खड़े होंगे तो हम इन बिटवीन रास्ते नहीं निकाल सकते। और ये बात तय है कि वहां पे जो कुछ भी हो रहा है खाली भारत जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे अमेरिका है, कुछ मुस्लिम मुमालिक हैं जिनके मुफादात जुड़े हुए हैं, जिनको वो बंदरगाह कबूल नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद हमें तो अपने चीजों का जायजा ले लेना चाहिए। हमें तो देखना चाहिए कि सिक्योरिटी लैब्स क्यों हो जाते, उनको उनका तदारुक करना चाहिए। गवादर के रिहायशी जो हैं वो तो खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। फिर इसके अलावा जो हम सी पैक के रूट की बात कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी मतलब ज्यादा मतलब उन एरियाज को ज्यादा मार्किंग कर देनी चाहिए है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि काम उस पर किया हुआ है, कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारे दिन रात वहां लगे होते हैं। जाहिर है अगर बड़ा कोई वाकया नहीं हो पाता तो उसकी रीजन ये कि हमारे सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन इवन देन मैं ये समझता हूं कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कहां पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ और उसको को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है ना। भारत को तो जो हम इल्जाम देंगे वो तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन पहले अपनी सफे सीधी कर लें। वीकेस्ट पॉइंट आपको क्या लगता है राज साहब, कहाँ है वीकेस्ट पॉइंट हमारा, क्या है? यही है जी कि एक तो पॉलिटिकली जो तकसीम है इसको खत्म होना चाहिए, पब्लिक आवाम के अंदर जो तकसीम है उसको खत्म होना चाहिए, जो हमारी आपस की लड़ाइयाँ उनको आप खत्म करेंगे। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इन हाउस ऑर्डर करें। जब आपके घर को आप ठीक नहीं करेंगे, घर के अंदर लड़ाई होगी, दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। आपका सिंध के अंदर पानी का इशू था,
उसने सबसे पहले पानी बंद किया। आपका बलूचिस्तान के अंदर इशू है तो वो बलूचिस्तान को टारगेट करता है, वो देखता ही है कि यहाँ पे अगर टारगेट करेंगे तो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि दुश्मन को नाकाम बनाने के साथ साथ जो रीजंस हैं इसकी, जैसे हम कहते हैं जी टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो इस पे भी काम होता है। नेशनल एक्शन प्लान की कई शिकें हैं इसको एड्रेस कर रही हैं कि ये होती क्यों है, टेररिज्म की वजह क्या है, कौन लोग हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है। तो ये सारी वजूहात का जब आप अहाता करते हैं तो फिर जाके आप उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस टेररिज्म का हल क्या है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अदारे जिन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया, इंडिया जैसे दुश्मन को नाको चने चबा दिए, मेरा ख्याल है ये इशू भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा और पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क होगा। और ऐसे वाकयात से हमारी मईशत टारगेट हो रही है, बिलियंस डॉलर की मईशत का अब तक नुकसान हो चुका है, हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, जिसपे मीडिया के लोग हैं, सिविल सोसाइटी, ऑफिसर्स, बच्चे, हर तबके फिक्र ने इस पे कुर्बानी दी है, हिस्सा डाला। तो ये 70-80 हजार के लगभग शुहदा है, बिलियंस डॉलर की इकोनॉमी की तबाही और बर्बादी है। तो ये ऐसे तो नहीं जाएगी ना, इसका कोई ना कोई हल डेफिनेटली इसका निकलेगा। और पहले देखिए ना, पिछले दिनों बहुत ज्यादा हो गई थी, अब कम हो गई है। अब अफगानिस्तान आपके साथ ऑन बोर्ड हो गया, उसके स्टेक्स आ रहे हैं आपके साथ, आपके घर से उनको रास्ता मिलेगा, सी पैक जाएगा, वो शामिल होंगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, ईरान आपके साथ शामिल हो गया। तो ये दो जगह ऐसी थी जहां से ये चीजें चलती थी। तो जितना कुछ बलूचिस्तान में पहुंच चुका है, असला या पैसा या लोग, वो एक दफा तो काम करेंगे, लेकिन पीछे से अगर सप्लाई लाइन कट जाती है तो फिर अल्टीमेटली महीने 2-3-4 महीने लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि पीछे से सप्लाई लाइन कट गई है, ईरान भी आपके साथ ऑन बोर्ड हो गया, अफगानिस्तान भी हो गया, और इंडिया यहाँ पे वो बदमाशी नहीं कर सकेगा। जो पहले से नेटवर्क वो बना चुका है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इंशाल्लाह। वी रियली होप सो। राना साहब, हमने पहले भी तो बड़े बड़े ऑपरेशन किए, ज़रबे-अज़्ब किया, रद्दुल फसाद किया, केपीके को हमने सारा वाइप आउट करके और फिर उसके साथ फाटा वाली तमाम मलादी एजेंसीज को मिला के, वरना वहां पर क्या कुछ नहीं, कुरब एजेंसीज और इनमें बहुत कुछ होता था, लेकिन हमने वो सब कुछ करके उस पर, तो वाई नॉट बलूचिस्तान में भी एक वाइप आउट, एक ऐसा ऑपरेशन किया जाए। और फिर हम हमेशा केपीके में एक अलहदा बजट रखते हैं दहशतगर्दी के लिए कि वहां पर ज्यादा होती है, बलूचिस्तान में उस तरह से वहां पे हुकूमत ही कोई स्टेबल नहीं रहती। 735 वाला तो वजीर आला बन जाता है, 735 वोट वाला। जुल्फिकार राहत ने जो बात की है ना, कि जब तक आप सियासी मुसावात नहीं लेके आएंगे, अब वहां पे वो सालार जो है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो जीत गया था फॉर्म 45 पे, लेकिन वो जेल में चला गया, और जो जिसने उसको हराया था वो वहां पे वजीर बन गया। तो जब आप इस तरह करेंगे तो समाजी नाइंसाफी के बाद आप अगर ये समझें कि वहां पे आप खाली सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो लीडरशिप भी तो सामने लानी चाहिए जो अवामी मैंडेट के साथ, अवामी एतमाद के साथ चले, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह करेंगे कि आप उन लोगों के क्या कहते हैं पॉलिटिकल, उनको वो चकजई हो, वो सालार हो या और हो, अगर आप उन लोगों के रास्ते बंद करेंगे पॉलिटिकल और जमहूरी हक उनसे छीनेंगे, तो फिर जब आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे ना तो वो ऐसा तासुर शोर मचेगा, दुश्मन बनाएंगे कि जी जैसे कोई हम किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां की वडेराइज्म में जो वडेरे के नीचे उस एरिया के लोग, आपको लगता है वो अपने वडेरा जो जहां कह देगा कि वोट इसको देना है इसको नहीं देना, खवातीन निकल नहीं सकती वोट के लिए। नहीं, इसके बावजूद जो वहां पे डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो हैं तो सही ना, आप उन्हें क्यों नहीं प्रमोट करते? आप इस चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं कि ये हमारा मुखालिफ है या हमारा वो? हर दफा आप कोई ना कोई कठपुतली उठा के वजीर आला बना देते हैं, ठीक है। हर दफा आप अपनी मर्जी का कोई भी, कभी बाप पार्टी बन जाती है, कभी पोता पार्टी बन जाती है, कभी कोई नाना पार्टी बन जाती है। तो जो अवाम के रूट से पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप कम करने दें, रिजल्ट आ जाएंगे खुद ब खुद।
जब वहां पे उनके इलेक्टेड नुमाइंदे बाहर निकल के बात करेंगे उसकी वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर आप फॉर्म 47 के लोगों से तवक्को करेंगे वो करें तो वो लोगों को फेस ही नहीं कर सकते। और उससे ज्यादा वहां पर लोगों में एहसास महरूमी खत्म करना और डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि हमारे तो वजीर आजम ने कहा था कि वहां पर रिंग रोड मोटरवे बनाई जाएगी, पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं करेंगे, वो बलूचिस्तान की फलाह के लिए होगा। लेट्स सी वो वादा भी पूरा होता है कि नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मजीद महंगी हो जाएगी तो आप लोग तैयार रहें। पेट्रोल वैसे ही महंगा है और बिजली भी मजीद महंगी कर दी जाएगी। वो जो 7 रुपए का फायदा किया था ना, बिजली कम की थी प्राइम मिनिस्टर ने, अब वो 2-2, 3-3 रुपए करके वो वापस उसी पर फी यूनिट लेकर आना है। ना लेकर आए तो IMF ने आगे आपको पैसे नहीं देने। और अभी बजट आया नहीं है। बजट से पहले आप देखिएगा कि एकदम से हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना हाई जाता है, प्राइसेस कितनी हाई जाती हैं। क्योंकि अगर अभी अभी जो इजाफा कर देंगे और फिर बजट में एकदम से जो इजाफा एड ऑन करेंगे ना, असल मजा तब आएगा। और ये सारे का सारा बजट राज साहब बनाना तो IMF नहीं है, हमने तो बस वो खाना पूरी औरंगजेब ने आके करनी है और वो बना बनाया पढ़ के सुना देना है। वो उनकी जो स्मार्ट वर्किंग वाला दावा था कि हमें साइज को जो है वो स्मार्ट साइज में लेकर आना है, बिगर साइज में काबीना को नहीं लेकर जाना, सब बातें खत्म हवा में। देखिए जी, बजट तो खैर आपको पता ही है जिस तरह आता है, हर साल आता है, बना बनाया भी होता है और कभी थोड़ा बहुत बनाना रेडीमेड तो वो बना भी लेते हैं। सही है। लेकिन उसमें अपोजिशन किस तरह बिहेव करती है, गवर्नमेंट कैसे करती है। गवर्नमेंट कहती है ये तारीख का जबरदस्त तरीन बजट है, अपोजिशन कहती है ये अल्फाज का गोरख धंधा है, ये फ्रॉड है और ये सारा चक्करबाजी है। तो ये बनी बनाई प्रेस रिलीजें होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आएंगी और हम छापेंगे एज ए जर्नलिस्ट, टीवी पे भी चलाएंगे और अपोजिशन की तरफ से भी आएंगी और लोग बेचारे फिर टंगे रहेंगे उसी तरह किसी उम्मीद के ऊपर। तो इस बजट के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा रिलीफ मिलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। महंगाई की चूंकि आपने बात की, मैंने भी कुछ चीजें जमा की हैं, रिसर्च की है। इसमें तो मई 2025 के अंदर जो महंगाई की ओवरऑल शरह रही अब तक, ये 3.5 से लेके 4.0 तक, यानी वो कहते हैं कि 1% इसमें इजाफा मुतवक्किल है। जो स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं गवर्नमेंट की साइड के ऊपर। हाँ, यस। अच्छा, अप्रैल के अंदर कहते हैं कि जी 0.3% तक महंगाई गिर गई थी और ये तारीख की एक बहुत बड़ी कामयाब एक शरह इसको समझा जाता है कि ये नीचे चली गई थी। इसी तरह माली साल 2024 और 25 के पहले 11 महीनों में जो महंगाई की शरह है 4.77 रही, जो गुज़श्ता माली साल की मुद्दत में इसको कम कहा जा रहा है। और सबसे बड़ा जो क्रेडिट गवर्नमेंट ले रही है वो ये ले रही है कि जो शरह सूद है इंटरेस्ट रेट को कम किया, 22% से नीचे करके 11% को लेके आए। तो उनका ख्याल। अच्छा, दूसरा ये कहा जा रहा है कि, और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है, कि डॉलर आपका जो है वो खड़ा है एक अरसे से, वो ऊपर नहीं जा रहा। यदि डॉलर ऊपर जाता है तो आपका पूरा फैब्रिक से हिल जाता है ना, हर चीज ही महंगी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल किया गया है। अच्छा, ओवरऑल का लंबी एक डिटेल है, लेकिन मजबूरी तौर पे ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बार बार जो स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, चीजों का हवाला दे दे के कि जी हमने बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर ली हैं, लेकिन महंगाई आम पब्लिक के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे बिल्कुल ही सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन ये दोनों चीजों को अगर सामने रख के, मरियम नवाज तो गई है, वो कह रही है कि सस्ती करेले सस्ते, सब्जी सस्ती। इसका जेन्युइन तजिया करूं, देखिए ये जो मौजूदा आपका सिस्टम है ना, जो आपका वॉल्यूम है, आपकी माशी जो सूरत हाल है, जो माशी इशारिये हैं, वो तो खैर बेहतरी की तरफ थोड़े बहुत जा रहे हैं। इन हालात के अंदर आप किसी को भी ला के इस कुर्सी के ऊपर बैठा दें, मुश्किल, उससे आप किसी बड़े मौजूदे की तवक्को नहीं कर सकते। ये एक लंबा सफर है और इसके लिए बड़ी ड्रास्टिक किस्म की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। साइज कबीना का आपने कम कहा, आपको बहुत सारी चीजों का साइज कम करना पड़ेगा। आपको अपनी ख्वाहिशों को भी, उसको भी कम करना पड़ेगा। मतलब आप क्या चाहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से वो मेहरान पर आ जाए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर हालात मुल्क के ऐसे नहीं है तो आप बड़े बड़े घरों की बजाय छोटे घरों में आ जाएं। पूरी दुनिया आई है को आपने कोई अनोखा काम कर रहे हैं, और जब तक आप नहीं आएंगे, सही है, तो तब तक ये रोना हम रोते रहेंगे। अब सवाल एक ही है कि या पब्लिक के ऊपर आप लगा लें, पब्लिक की वेलफेयर के ऊपर, या अपने ऊपर लगा लें। अगर जंग के दौरान 148% कबीना के तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है, तो आप सोच लें कि आपकी तरजीहात क्या, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अच्छा राना साहब, औरंगजेब साहब हमेशा कहते रहे हैं कि मुझे राइट साइजिंग करनी है, मुझे स्मार्ट साइजिंग करनी है।
कभी उन्होंने डिटेल नहीं बताई कि उनके वजारत खजाना के अंडर जो इदारा आ रहा है उसके कितने एम्प्लॉयज हैं, उनके आने के बाद उन्होंने कितना बजट काटा है और कितने लोगों को उन्होंने कम किया है, कितनी तनख्वाहों में, या उनकी कितनी फैसिलिटीज हैं जो उन्होंने गिव अप की हैं? आई मीन नहीं, उनसे तो एक सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया था कि ये जो 20 अरब डॉलर सुना है कि ये क्या नाम है पाकिस्तान से बाहर गया है, तो जो लेके गए क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो वो गूंगे हुए थे। हाँ। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। ये मुल्क डाडों का है, ताकतवरों का है, ठीक है। यहाँ पे डाडे जैसे चाहें करवा सकते, जैसे चाहें नाक मोड़ दें, आइन की कानून का कान मरोड़ दें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो 24 करोड़ लोग हैं, ये कीड़े मकोड़े, ये मरने के लिए पैदा हुए, इनके जिम्मे सिर्फ मरना है। आपको पता है गरीब आदमी कभी कभी जब उसका को तो पैसे मिलते थे तो वो मुर्गी पका लेता था, 800 रुपए किलो तक पहुंची है मुर्गी। जी, ठीक है, जो एक गरीब घर का वो है। फिर आप कहते हैं हमने महंगाई, मुझे तो उनका गवर्नर स्टेट बैंक का नंबर नहीं मिल रहा। उन्होंने आज फरमाया कि 60 साल तारीख में महंगाई सबसे नीचे आ गई है। उनको अपने पल्ले एक रुपया खर्च के ना तो कोई शय खरीद के फिर पता चले डॉलरों के अंदर तुम तनख्वाहें लेते हो, ठीक है। टीएडीए तुम्हारे करोड़ों में, तुम्हें क्या पता गरीब आदमी की जिंदगी कैसे गुजर रही है, बजट होता है कैसे तुम्हें पता क्या कि एक घर के अंदर या अब आ गई बिजली, अब आ गया गर्मी, देखने घरों के अंदर क्या पटाखे चलेंगे लोगों के, या वो पंखा चलाएंगे या खुदकुशियां करेंगे, ठीक है। और ये महंगाई जो है ये हर 6 माह बाद IMF कह रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हर 6 माह बाद वो कहता है कि गैस की कीमतें बढ़ाएं। हम गरीब आदमी हम कहां जाए? सुबह से हम शुरू होते मुलाजमत करने, पता नहीं किस किस के एटीट्यूड को सुनते, किस किस की तड़ियों को सुनते हम, ठीक है ना। पता नहीं किन किन लोगों को बर्दाश्त करते हैं कि घर में बच्चों का रिस्क चला जाए। तुम हमसे वो भी छीनते हो यार, चलो छीनते हो, फिर इतनी शर्म कर लो कि खुद को ये तो ना कहो कि तुम गरीबों के चैंपियन हो। हाँ। तुम कहो कि हाँ हम ताकतवर हैं, हम जैसे चाहेंगे जो चाहेंगे कर सकते हैं, कोई आगे से नहीं बोलेगा तो हम क्या बोल लेंगे यार? हम बोलेंगे तुम हमारी जबान काट दोगे, हम बोलेंगे तुम हमारी सांस बंद कर दोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा फिजा साहिबा, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा है जो समझते थे कि हम पता नहीं क्या हो गए। ये वक्त का पहिया बड़ा जालिम होता है। जी है, सही है। और ये जो गरीब है ना, वो वक्त ना लेके आए कि जो खुद भूख से उकता के खून थूकते हुए मर जाते हैं ना, उनके हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंचे। बिल्कुल सही। फिर ये काम नहीं आएंगे ये हबीब जालिब की जाली नगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो मार दे भी तुसी हो तो इनकलाबी शायरी भी तुसी कर दो, हद नहीं हो गई? उनके टीएडीए सबके बंद करें गवर्नमेंट लेवल पे। ये अच्छा, गवर्नमेंट मुलाजमीन की या पेंशनर्स की जैसे इजाफा करेंगे, उसके ऑन दी अदर हैंड उतना ही आप महंगाई को, बजट को, सैलरी स्लैब्स को चेंज करके उतना ही टैक्स के जरिए आप उसको रिकवर भी कर लेंगे। कैसे गुजारा करें? देखिए फिजा, ये तो सिर्फ MNS MPs का जो बजट है ना, सड़कें, सोलंग, फलाना 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 वो काटते हैं। जो गाड़ियां आपने दी हुई हैं सैकड़ों के हिसाब से हर दफ्तर को, और लग्जरी गाड़ियां हैं, उनका पेट्रोल है, आप वो यकीन करें कम कर दें, और ये लल्ले तल्ले जो याशियां हैं इनको खत्म कर दें, तो इससे आधा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्यों करें? बिल किसकी है, करेगा कौन? क्यों करें? आप एक ओहदे के ऊपर जाते हैं, 10 गाड़ियां आपके घर में आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप लाहौर के किसी स्कूल के छुट्टी के वक्त जाके तो देखें। जी। वो गैर कानूनी तौर पे, यानी किसी का ड्राइवर किसी इस तरह गाड़ी को यूज ही नहीं कर सकता। वो होती है कि पूल के अंदर गाड़ी होती है, वो साहब को दफ्तर ले जाएगी, वहां से चलेगी, घर से लेगी, दफ्तर छोड़ेगी और फिर उधर बंद हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, एक एक अफसर के घर 4-4 गाड़ियां, कोई उसके कुत्तों को लेके जा रही है, कोई जानवरों को लेके जा रही है, कोई उसके मुलाजमों को लेके, बेगम साहिबा की शॉपिंग के लिए जा रही है, घर की ग्रोसरी करने जा रही है। खड़े हो जाए इधर सड़क के ऊपर, आप देखें केनाल पे कैसे स्कूल्स हैं, वहां पे देख लें। आप इस तरह अगर लूटेंगे इस रियासत को, तो ये बेचारी अवाम की तो हालत ये होगी कि उसकी तो हड्डियां ही रह गई। राना साहब, बात ये, राज साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो पेन क्यों फील करें? ये लोग कोई छोटे लेवल पे थोड़ी है जहाँ पे 2-2 घंटे के लिए गैस आ रही है तो उनको पता है कि बस इसी में खाना पकाना है, या उनको ये थोड़ी पता है कि रात में एक एसी चलना है, सबने एक ही कमरे में लेटना है। वो क्यों फील करेंगे इस पेन को? बात देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक निजाम ऐसा बन जाए ना जिसमें पाकिस्तान की दौलत बाहर ले जाने वाले हीरोज हैं,
जी। उनके सर पे ताज रख दिए जाए और जो पाकिस्तान की नेकनामी और अपनी सारी कुल जायदादें पाकिस्तान के नाम करें वो मुजरिम ठहराए जाएं, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाए, उन पर मुकदमे बना दिए जाएं। ठीक है, तो फिर यही होगा। मुझे एक बात का जवाब दें कि पाकिस्तान की जो दौलत है, जो चंद खानदान चंद सालों में या चंद दहाइयों में खरबोपति हुए आम आदमी से, उनसे कोई हिसाब क्यों नहीं लेता? ये तो हमें बड़ा पता है 190 मिलियन पाउंड जो है वो बाहर से आया, जो पाकिस्तान में आया वो तो जुर्म है, और जो यहां से बाहर चले गए वो कोई जुर्म नहीं है, उस पर कोई नहीं पूछ सकता, कोई बात नहीं कर सकता। तो ये इस तरह आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि एक तबका है जिसके जिम्मे है इन लोगों को पालना, अमीरों को, ताकतवरों को पालना, इनकी जय जय करना, जिंदाबाद के नारे लगाना, इनके लिए बैनर उठाना, ठीक है, और उनकी औकात ये देते हैं कि एक प्लेट बिरयानी दी देके उन्हें जलील करते हैं। फिर मीडिया में ये प्रमोट होता है, बिरयानी ते विक जाते ने, कीमे वाले नान ते विक जाते ने। ठीक है, आप उन्हें जलील करते हैं। ठीक है, ऊपर आप फिर बैठ के और जनाब अली आपको कहते हैं आपसे बड़ा गरीबों का हमदर्द कोई नहीं है, आपसे बड़ा खादिमे आला कोई नहीं। एक ग्रेड 18-19 का अफसर 1 करोड़ की चिल गाड़ी से उतरेगा, 5 उसके साथ मुलाजिम होंगे, लाखों की वो तनख्वाह ले रहा होगा, एक छतरी उस पर लेके चल रहा होगा, काली उसने रेबन की ऐनक लगाई होगी, और वो रेडी वाले से जाके कहेगा ये टमाटर क्या किलो आप बेच रहे हैं सरकारी रेट के मुताबिक। और तुसी ओनू भी तो पूछो, तुसी ओनू कह रहे हो कि जी मेरी मर्जी के मुताबिक तू शह बेच ताकि मेरा शिमला उच्चा रहे। ओदे घर देश की चल रहे, ओदे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके पास फीसें नहीं है, उनके घर में पंखे, एक पंखा है तो वो पंखा नहीं चला सकते क्योंकि बिल नहीं दे सकते। उनकी बेटियां बूढ़ी हो गई है जहेज के लिए, उनकी माएं, उनकी बहनें, उनके बच्चे जो है मेडिसिन के लिए तरस रहे होते हैं, बेचते हैं। आपको कौमी खजाने से खरबों रुपए ऐसे आप मिल जाते हैं। एक गरीब आदमी हमारे ये ऑफिस में मेरा दोस्त है बाबर, उसने एक जायज काम के लिए उसे कर्जा चाहिए, नहीं मिलेगा उसे कर्जा, क्योंकि ये पाकिस्तान उसका नहीं है, ये पाकिस्तान उन लोगों का है जो ऊपर बैठे हुए और जो जब चाहे आइन को, कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ ले। 24 करोड़ लोगों को कोई आइन तहफुज नहीं देता। मैं ऐसे आइन को नहीं मानता जिसमें एक आदमी इसलिए कि उसको उसकी कोई शनाख्त नहीं है, उसकी कोई जमानत नहीं है, ऊपर बैठे हुए गुर्बत 60 साल नीचे आ गई। मेरे नाल चलो एक दफा स्तूपी जे अद्धा घंटा मैंने पैदल चल पाएंगे ना, मैं इन्होंने लीडर मान लांगा। नहीं राणा साहब, कैसी बात कर रहे हैं? धूप में चलाएंगे आप, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, कैसी बातें आप कर रहे हैं? धूप में, इतनी गर्मी में वो मजदूर थोड़ी है कि धूप में पैदल चलेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।